नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के इस चैनल पे स्टडी आईक्यू ने एक खास श्रृंखला जिला दर्शन आपके लिए शुरू की है। जिला दर्शन का हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों के बारे में जो जरूरी बातें हैं वो बहुत सिस्टमेटिक और क्लासिफाई वे में आपके सामने रख दें, जहां से प्रश्न या तो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, न केवल एमपीपीएससी में बल्कि मध्य प्रदेश के लेवल पे होने वाले किसी भी एग्जाम में, या जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सारे पहलुओं को यहां पर हम कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बात फिर आपको याद दिला दूं कि यदि इस पूरी श्रृंखला से संबंधित नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो मेरी टेलीग्राम आईडी है @सुनील श्रोती। आप उस टेलीग्राम आईडी पे जाएंगे, लेक्चर अपलोड होने के तुरंत बाद मैं उस जिले से संबंधित जो पीडीएफ है वो वहां पर अपलोड कर देता हूं। इसके अलावा यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, उन सब के लिंक भी आपको वहां पर मिल जाते हैं। स्टडी आईक्यू के कई चैनल साथियों आप जानते हैं, स्टडी आईक्यू पीसीएस है, स्टडी आईक्यू हरियाणा है, स्टडी आईक्यू ये मध्य प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं मेरी कोई ना कोई क्लास चल रही होती है, कोई ना कोई सीरीज चल रही होती है, तो आप वहां पर उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम आईडी पे मिल जाती है। चलिए, आज जिला दर्शन में हम जिस जिले की बात करने वाले हैं उसका नाम है नर्मदापुरम। पुराना नाम आप सभी जानते हैं होशंगाबाद। जिला और संभाग दोनों का नाम होशंगाबाद से बदलकर अब नर्मदापुरम हो चुका है, ये बात आपको पता है। तो साथियों, सतपुड़ा की गोद में विराजमान मां नर्मदा के तट पर विद्यमान नर्मदापुरम शहर की आज हम बात करेंगे। एक ऐसा शहर साथियों जो कि अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और विद्वत्ता सभी संदर्भों में अपनी अप्रतिम विशेषता को धारित किए हुए है। यदि हम ऐतिहासिक संदर्भों में बात करें तो यहां पर आदमगढ़ जैसी स्थली विद्यमान है, जहां पर मध्य पाषाण काल में आदि मानव के जो प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। वहीं यहीं पर आदि मानव की क्रीड़ा स्थली भी विद्यमान है। यदि साथियों हम और एक जरूरी क्षेत्र की बात करें तो खेड़ी नामा हम होशंगाबाद में ही देखते हैं, जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में हम औद्योगिक संदर्भों में सिक्योरिटी पेपर मिल को देखते हैं, जहां पर जो नोट बनाने का कागज है उसका उत्पादन होता है। वहीं साथियों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र की अपनी विशिष्टता को धारित किए हुए, जो कि भौगोलिक विशेषताओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं पर इसी क्षेत्र में साथियों हमें माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई जैसे विद्वत को धारित किए हुए व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं पे भी बात करेंगे और उनके योगदानों पे भी बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश का एक खास जिला जो कि इन ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और विद्वत्ता के संदर्भ में अपनी ख्याति तो रख ही रहा है। इसके अलावा यदि हम कृषिगत क्षेत्र की बात करें तो चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, उस सब के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में, तो वहीं सिंचाई के संदर्भ में प्रति इकाई क्षेत्रफल सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र के मामले में भी ये अपनी प्रसिद्धि को दर्ज कराए हुए हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश के ऐसे खास जिले नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद की बात करते हैं अलग अलग पहलुओं के माध्यम से। और आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम नक्शे का अध्ययन करते हैं। नक्शे में यदि हम देखें तो भाई नर्मदापुरम जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, मतलब ये सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि संभाग का नाम नर्मदापुरम ही है और इस संभाग के अंतर्गत इस नर्मदापुरम के अलावा हरदा और बैतूल भी आते हैं। और पड़ोसी जिले भी आपको इस पर नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देखें सीहोर है, रायसेन है, नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, हरदा है। इन जिलों से ये घिरा हुआ क्षेत्र है साथियों। मतलब ये अपने आप में एक भू आवेष्टित जिला है, मतलब लैंड लॉक्ड रीजन है। यदि हम देखें इसके पड़ोसी राज्य की सीमा के संबंध में तो किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा को ये स्पर्श नहीं कर रहा है। तो 3-4 बिंदु जो हम कवर करते हैं नक्शे के माध्यम से वो आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं। यदि हम पड़ोसी जिलों की बात करें हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, ये आपको नजर आ रहा है। यदि हम संभाग की बात करें तो संभाग मतलब डिवीजन तो इसका नर्मदापुरम ही है और इसका भी पुराना नाम जैसा मैंने कहा होशंगाबाद ही था। इसके अलावा यदि हम पड़ोसी राज्य की बात करें, तो पड़ोसी राज्य में किसी की भी सीमा कोई स्पर्श नहीं कर रहा है। और यदि हम इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये सतपुड़ा कहां पर, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत अपनी उपस्थिति को दर्ज किए हुए है। आप सभी जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। चलिए
और यहीं से प्रश्न भी आते हैं। मैं बार बार आपको स्पष्ट करता हूं कि भाई कोई भी जिला जो है वो किस संभाग का पार्ट है, दूसरा कोई भी जिला किस पर्वत श्रेणी या पठार के अंतर्गत आ रहा है, कोई भी जिला यदि किसी पड़ोसी राज्य को स्पर्श कर रहा है तो किसको स्पर्श कर रहा है, और कोई भी जिला पड़ोस के किन जिलों से घिरा हुआ है। यहां से प्रश्न आते हैं। जिले से संबंधित ज्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु हां पड़ोसी राज्य कौन सा है, किस संभाग के अंतर्गत वो है, ये सब यहां पर हमें देखना जरूरी होता है। चलिए, तो भौगोलिक तो हमने यहां पर इतनी बातें करी जो हम यहां पर आगे थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पर यहां पर एक बात आपको और स्पष्ट रहे कि सतपुड़ा के साथ साथ इसे नर्मदा घाटी का भी हिस्सा माना जाता है। तो सतपुड़ा प्लस नर्मदा घाटी, सतपुड़ा प्लस नर्मदा घाटी, इन दोनों का ये हिस्सा है कौन, होशंगाबाद। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि सतपुड़ा की गोद में विराजमान और नर्मदा के तट पर विद्यमान। तो सतपुड़ा की गोद में है और नर्मदा के तट पर है, तो सतपुड़ा श्रेणी में भी आता है और नर्मदा घाटी के अंतर्गत भी आता है कौन सा शहर, अपना नर्मदापुरम। चलिए, सबसे पहले किसी भी जिले में हम नक्शे के बाद उसके ऐतिहासिक पक्षों पे बात करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब हम इतिहास में एक पहला चैप्टर जो पढ़ रहे होते हैं जिसका नाम है स्टोन एज, पाषाण काल, तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि पूरा स्टोन एज, पूरा पाषाण काल 3 हिस्सों में क्लासिफाई है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, है ना। मतलब पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो वो जो मध्य पाषाण वाला पीरियड है, मतलब मेसोलिथिक पीरियड, जिसे अपन माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि उस समय आदि मानव ने छोटे आकार के पत्थरों का प्रयोग किया था अपने शिकार में, अपने खाद्य संग्रहण में, मतलब फूड गैदरिंग में। परंतु ये वही पीरियड है जहां आदि मानव ने पहली बार पशुपालन की भी शुरुआत की थी, एनिमल हस्बेंड्री भी किया था। कौन सा काल, मध्य पाषाण काल। तो आदि मानव ने जब पहली बार पशुपालन किया, एनिमल हस्बेंड्री की, तो वो एनिमल हस्बेंड्री का पहला एविडेंस कहां से मिलता है, 2 जगहों से मिलता है। एक तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद के आदमगढ़ से, और दूसरा राजस्थान के बागौर से। क्योंकि राजस्थान तो अपन पढ़ नहीं रहे, अपन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम का जो आदमगढ़ क्षेत्र है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित, मतलब मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित माना जाता है। और यहीं पर आदि मानव ने सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन किया था। यहीं पर आदि मानव के क्रीड़ा स्थली के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहां आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि हम इतिहास में सबसे पहले स्टोन एज की बात करें तो यहां पर आदमगढ़ है, आदमगढ़ नर्मदापुरम में ही है, जो कि मध्य पाषाण कालीन स्थल है, और यहां पर प्रारंभिक पशुपालन के संकेत देखने को मिलते हैं। यही मैंने आपको बताया, प्रारंभिक पशुपालन, अर्ली एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस यहीं से मिला। दूसरा मेसोलिथिक साइट से रिलेटेड है। तीसरा बैंक ऑफ नर्मदा पे ये विद्यमान है, और नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट है। ये सारी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, आपने मेन हिस्ट्री में पढ़ा ही हुआ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो मैं मध्य पाषाण काल की बात यहां पर आपसे कर रहा हूं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। साथियों, अब जब पाषाण काल कंप्लीट हो गया तो आप सभी जानते हैं कि आदि मानव ने जो पहली धातु यूज की थी, जो पहला मेटल यूज किया था, उसका नाम था कॉपर, तांबा। तांबा पहली धातु थी जिसे आदि मानव ने यूज किया था। तो प्रश्न उठता है कि तांबे के एविडेंस कहां कहां से मिले, और जिस टाइम पीरियड पे वो तांबे का प्रयोग करता था तो अकेले तांबे का तो प्रयोग करता नहीं था, अकेला कॉपर का तो प्रयोग करता नहीं था, कॉपर के साथ स्टोन का भी प्रयोग करता था, तो उसे कॉपर स्टोन एज कहते हैं। तो अब कॉपर स्टोन एज, अब देखो स्टोन एज कंप्लीट हो गया, अब कॉपर स्टोन एज की बात करें जिसे अपन चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, या ताम्र पाषाण कालीन स्थल भी कहते हैं। तो ताम्र पाषाण मतलब कॉपर स्टोन मतलब चैल्कोलिथिक का एविडेंस नर्मदापुरम के खेड़ी नामा से मिला। यह भी आपको पता होना चाहिए, सीधे प्रश्न आएगा कि खेड़ी नामा कहां है, तो आपको पता होना चाहिए खेड़ी नामा नर्मदापुरम में है, और ये किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ये चैल्कोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है, ये कॉपर स्टोन एज से रिलेटेड है, जहां मानव पत्थर के साथ यहां कॉपर का भी प्रयोग करता था। ठीक, चलो अब इतिहास में ही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इतिहास में स्टोन एज की हमने बात कर ली, स्टोन एज के बाद हमने चैल्कोलिथिक पीरियड की बात कर ली, मतलब जहां पत्थर के साथ आदि मानव ने कॉपर का भी प्रयोग किया था। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो स्थापना की। जो ये नर्मदापुरम है जिसका पुराना नाम होशंगाबाद था, इसको बसाया किसने था? तो दोस्तों, यहां पर एक राजा था जिसका नाम था होशंग शाह गौरी।
होशंग शाह गोरी, जिसका एक नाम अलब खां भी था, उसने 1435 में नर्मदा नदी के तट पर अपने नाम पर होशंगाबाद, मतलब होशंग शाह ने अपने नाम पर होशंगाबाद की स्थापना की थी। मतलब होशंग शाह गौरी, रियल नेम वॉज अलब खां, फाउंडेड इट in 1435 on the bank of river नर्मदा, नेम होशंगाबाद। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जिस होशंग शाह ने इसको बसाया था वो होशंग शाह कौन था, यहां से प्रश्न उठता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लो। एक्चुअली क्या हुआ था, जब भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, आप सभी ने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो मेडिवल हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाते हैं कि भारत में जब मेडिवल फेज चल रहा था, भारत में जब मध्य काल चल रहा था, उस दौरान यहां पर जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश, उस तुगलक वंश का एक राजा था एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक, है ना, जो अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए जाना जाता है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के लिए जाना जाता है, जिसे सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं, वही फिरोज शाह तुगलक। साथियों, जब दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का शासन चल रहा था, तो उसने उस समय मालवा क्षेत्र पर, कहां पर, मालवा क्षेत्र पर अपने एक व्यक्ति को, बोलते ना अपना एक सूबेदार या अपना एक अमीर या अपना एक गवर्नर, अपना एक प्रांतपति, कुछ भी कह लो, उसके तौर पर मालवा में एक व्यक्ति को बिठाया था जिसका नाम था दिलावर खां। क्या नाम था, दिलावर खां, ठीक, दिलावर खां। अब इस दिलावर खां ने क्या किया, इस दिलावर खां ने क्या किया, स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना करी, स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, कहां पर, मालवा में। तो दिलावर खां क्या था, फिरोज शाह तुगलक का एक अमीर था, बस नॉबल था, उसके यहां काम करता था, उसको इसने जिम्मेदारी दी मालवा की, तो भविष्य में इसने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना कर ली। ठीक, तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मालवा में पहली बार मुस्लिम सल्तनत या मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी, दिलावर खां। और इस दिलावर खां ने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल बनाया था धार को। कैसे बनाया था अपनी कैपिटल, धार को, और वहीं पर इसने लाट की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। किसका, लाट की मस्जिद का, यह आपको पता होना चाहिए। ये जो दिलावर खां है, ये अकेला मध्य प्रदेश में या मालवा में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना का क्रेडिट अकेला नहीं लेता। इस व्यक्ति को ही मध्य प्रदेश में मध्ययुगीन मुस्लिम संस्कृति का संस्थापक भी कहते हैं, मध्ययुगीन मुस्लिम संस्कृति का संस्थापक भी कहते हैं। मतलब मेडिवल फेज में मुस्लिम या इस्लामिक कल्चर को जिसने एस्टेब्लिश किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इसी दिलावर खां का बेटा था होशंग शाह, मतलब अलब खां, जिसकी हम बात कर रहे थे। इसी दिलावर खां का, ये जो दिलावर खां है, इसी दिलावर खां का एक बेटा था जिसका नाम है अलब खां या होशंग शाह। उस होशंग शाह ने राजा बनते ही क्या किया, सबसे पहले अपनी राजधानी जो है धार से शिफ्ट कर ली मांडू। धार से कहां शिफ्ट कर ली, मांडू। और मांडू को उसने शादियाबाद, मांडू को उसने शादियाबाद के रूप में स्थापित किया। उसे नाम दिया शादियाबाद, मतलब खुशबू का शहर। ये होशंग शाह ही वह व्यक्ति है जिसका जो मकबरा जो मांडू में बना है उसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी होशंग शाह ने साथियों फिर मध्य प्रदेश के इस शहर होशंगाबाद की स्थापना की थी नर्मदा नदी के तट पर। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब फिर बात और आगे बढ़ी। ये तो मेडिवल फेज की बात है। देखो अपन क्या कर रहे हैं, कितना क्लासिफाई करके पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस में देख रहे हैं हर चीज। मतलब सबसे पहले अपन ने पाषाण काल देखा, स्टोन एज, फिर अपन ने देखा ताम्र पाषाण काल मतलब चैल्कोलिथिक पीरियड, फिर अपन ने देखा मेडिवल फेज। अब अपन देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन जिसमें आप देख रहे हैं 1857 की क्रांति। दोस्तों जब मध्य प्रदेश में
1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 से नीमच से हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा था। तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद से ठाकुर दौलत सिंह और पंडित बाबा साहब, ये दो नाम आपको याद रखना है, ठाकुर दौलत सिंह एंड पंडित बाबा साहब, ये दो लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में किया था। तो होशंगाबाद से नेतृत्व कितने लोगों ने किया था, यह प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ऐतिहासिक संदर्भ की। ऐतिहासिक में आपने सब कुछ देख लिया। आपने देख लिया कि पाषाण काल में तो बोले मेसोलिथिक पीरियड का, मध्य पाषाण काल का आदमगढ़ यहां पर है जहां पर पहला पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस मिला। चैल्कोलिथिक पीरियड का क्या प्लेस है, खेड़ी नामा है। तीसरा आपका मेडिवल फेज का होशंग शाह गौरी, जो दिलावर खां गौरी का बेटा था, गौरी वंश की स्थापना की थी, जो मध्य प्रदेश में या मालवा में पहली मुस्लिम सत्ता मानी जाती है। इसके अलावा 1857 की क्रांति, ठाकुर 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 दौलत खां और पंडित बाबा साहब। चलिए अब बात करेंगे अपन भौगोलिक संदर्भों में। साथियों भौगोलिक में आपको पता है हम क्या करते हैं, जो हम नक्शे में देख चुके हैं। पहला कि पड़ोसी जिले कौन से हैं, तो हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन और सीहोर, ये पड़ोसी जिले हैं। अब देखो मैं बार बार आपको स्पष्ट करता हूं कि पड़ोसी जिलों से प्रश्न नहीं आते सामान्यतः। ये नहीं पूछा जाता कि बताओ ये जिला किन किन पड़ोसी जिलों से लगा हुआ है, ना 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 ना। हाँ ये जरूर पूछा जाता है कि भाई क्या पड़ोस का कोई राज्य है, तो नहीं, यहां पड़ोस में कोई राज्य इससे नहीं लगता। मतलब ये पूरा लैंड लॉक्ड रीजन है। ये पूरा क्या है, लैंड लॉक्ड रीजन। ठीक है, लैंड लॉक्ड रीजन मतलब भू आविष्ठित, भू आविष्ठित। ठीक, अच्छा इसके अलावा पठार मैं आपको बता चुका हूं कि एक तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी, ये दो हिस्सों के अंतर्गत ये आता है। ये भी अपन ने उधर देख लिया थोड़ी देर पहले। संभाग तो नर्मदापुरम ही है, ये तो सबको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी, साथियों अब देखो भौगोलिक में ही अपन ये सब देखते हैं भाई, भौगोलिक में ही अपन देखते हैं कि कौन सी नदी के तट पर कोई शहर बसा हुआ है। भौगोलिक में ही अपन देखते हैं कि भाई कोई भी शहर जो है वहां पर कौन से खनिज पाए जा रहे हैं, किसी भी शहर में किस तरह के दूसरे संसाधन विद्यमान है। ठीक है, जैसे यहां पर खनिज में आपको दिख रहा है कोयला क्षेत्र। ठीक, ठीक है, यहां पर तो नदी देखें यदि हम तो नर्मदा और तवा, ठीक है, दो नदियों के तट पर ये है, दो नदियां यहां पर बह रही हैं। खनिज की बात करें, टंगस्टन जो कि सबसे कठोर धातु है वो नर्मदापुरम के आगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। सीधे प्रश्न आएगा, सीधे प्रश्न आएगा कि भाई टंगस्टन जो है वो मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है, तो होशंगाबाद के आगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कर लेना है। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें खनिज में ही तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र यहां पर विद्यमान है। अब प्लीज समझना साथियों, आपको पता होना चाहिए यदि हम मध्य प्रदेश में कोयला की बात करें, प्लीज समझना, यदि हम मध्य प्रदेश में यदि हम कोयला की बात करें, ठीक है, कोल की बात करें, सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, केरार, जोहेला और एक सतपुड़ा क्षेत्र, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है मध्य प्रदेश में कोयले के मामले में दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक पेटी है मध्य भारत क्षेत्र की पेटी, ठीक, सेंट्रल इंडिया रीजन की पेटी, और दूसरी है आपके सतपुड़ा रीजन की पेटी। जो मध्य भारत की पेटी है उसमें सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, केरार और जोहेला ये क्षेत्र आते हैं कोयला उत्पादन के। यदि हम सतपुड़ा क्षेत्र की बात करें तो वो आता है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, इस वाले रीजन में।
और इस सतपुड़ा के अंतर्गत ये क्या क्या है? इस सतपुड़ा के अंतर्गत है ए कान्हान, बी शाहपुर, सी मोहपानी और डी पेंच। ठीक है, ये सतपुड़ा क्षेत्र देखो नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा में फैला हुआ है और इसे भी कई क्षेत्रों में बांटा हुआ है। ये नंबर गलत डल गया तो ABCD समझ लीजिए इसको। सतपुड़ा के अंतर्गत एक तो कन्हान घाटी क्षेत्र है, ये छिंदवाड़ा में है, जब छिंदवाड़ा पढ़ेंगे वहां भी देखेंगे। एक शाहपुर क्षेत्र है, ये शाहपुर तवा क्षेत्र बैतूल और नर्मदापुरम के बीच है, तवा नदी पर। ठीक है, और यहीं पर जो प्रमुख सारणी क्षेत्र है जहां पर ताप विद्युत केंद्र स्थापित है पाथरखेड़ा रीजन में, वो यहीं पर है। इसके अलावा मोहपानी ये क्षेत्र मुंबई जबलपुर रेलवे लाइन पर है और एक पेंच घाटी ये भी छिंदवाड़ा में है। ठीक, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि ये मध्य प्रदेश में जो कोयला उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, मध्य भारत क्षेत्र और सतपुड़ा क्षेत्र। मध्य भारत क्षेत्र में तो सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, केराड़, जोहिला है, ये अपन सिंगरौली, सोहागपुर, शहडोल वाले रीजन में पढ़ेंगे। सतपुड़ा क्षेत्र का जो कोयला पेटी है वो आपके बैतूल, वो आपके नर्मदापुरम, वो आपके छिंदवाड़ा, ये वाले रीजन में आती है। इसलिए इस पेटी की अभी अपन यहां डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अपन नर्मदापुरम पढ़ रहे हैं, समझ गए। और इस सतपुड़ा के अंतर्गत आता है ये कान्हान, शाहपुर, मोहपानी और पेंच, जिसमें कान्हान और पेंच ये दोनों छिंदवाड़ा में। शाहपुर तवा क्षेत्र की बात करें तो ये बैतूल होशंगाबाद में है, बैतूल नर्मदापुरम में है और ये तवा नदी के तट पर है। और यहीं के पाथरखेड़ा क्षेत्र में, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं के पाथरखेड़ा क्षेत्र में साथियों क्या है? सारणी क्षेत्र का ताप विद्युत केंद्र विद्यमान है। यह आपको पता होना चाहिए, पूछा जाएगा कि बैतूल का जो ताप विद्युत केंद्र है सारणी का, वो किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत है? वो शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत है, जो सतपुड़ा का पार्ट है। चलिए, इसके अलावा यहीं पर हम बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नर्मदापुरम में है, सबको पता है। 1981 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये नर्मदा नदी के साउथ में पड़ता है। यहां से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है। सीधे प्रश्न आएगा कि मेलघाट कॉरिडोर कहां से गुजरता है या कहां से संबंधित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। इसी क्षेत्र में जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, आप कमेंट करके उसकी हाइट मुझे बताएंगे, आप कमेंट करके इसकी ऊंचाई मुझे बताएंगे, क्योंकि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक, वो यहीं पर विद्यमान है। साथियों, ये प्रदेश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी है। प्राकृतिक रूप से चलना समझते हैं आप? मतलब बस, जीप, हाथी, ये सब चलाने की यहां पर आपको अनुमति है। आप अपनी गाड़ी, अपना साधन वहां पर अंदर लेके जा सकते हैं, ये सारी अनुमति यहां पर है। इसलिए माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी। और यहां का यदि हम विशेष आकर्षण का क्षेत्र देखें तो वो काला हिरण है और यहां के इंडियन बाइसन को गौर भी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यहां के इंडियन बाइसन को क्या कहा जाता है? गौर कहा जाता है। सेम बात इंग्लिश में भी मैंने डाली हुई है। नर्मदापुरम में है, 1981 में एस्टेब्लिश हुआ, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर है, यहां पर मेलघाट कॉरिडोर पास होता है। हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़, ठीक, वो यहीं पर विद्यमान है। ये एकमात्र ओनली टाइगर रिजर्व इन इंडिया जहां पर आपको मूव अराउंड इन अननेचुरल मैनर, मतलब आप बस, जीप, एलिफेंट, कैनल, ये कुछ भी यूज कर सकते हो, अंदर आप पूरी यात्रा कर सकते हो। यहां पर ब्लैक बक है जो कि मेन आकर्षण का केंद्र है और यहां के इंडियन बाइसन को गौर कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए साथियों। चलिए, बाकी सिंचाई की अब अपन क्या ही बात करें। आपको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिंचाई के अलग अलग साधन हैं। यदि हम बात करें नर्मदापुरम की, तो पता है प्रदेश में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई, नहर मतलब कैनाल सिस्टम के माध्यम से मैक्सिमम इरिगेशन नर्मदापुरम में होता है। अच्छा, अब चूंकि भले अपन नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, पर चूंकि इरिगेशन की बात आ रही है तो इरिगेशन से रिलेटेड बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है, यदि हम बात करें तालाब से, पॉन्ड के माध्यम से, तो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है बालाघाट में, ठीक है। यदि हम बात करें कुएं के माध्यम से, तो कुएं के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है मंदसौर में। यदि हम बात करें नलकूप, तो आपको पता है नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई आपके इंदौर में होती है।
और यदि आप बात करें नहर, तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई नर्मदापुरम में होती। इसके अलावा साथियों ये जो शहर है ये सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी माना जाता है। जी हां, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम है। इसके अलावा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट अब दो बातें समझना। पहला तो ये कि तवा का संगम हंडिया में नर्मदा से होता है। देखो नर्मदा और तवा का संगम होता है तो किस क्षेत्र पे होता है? हंडिया में होता है। दूसरा दोस्तों, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल, याद रहे नदी पुल दूसरा सबसे लंबा है, और नदी बांध पुल, ये बांध शब्द दिया जाता है डैम, तो उस मामले में सबसे लंबा नदी बांध पुल है। कहां? 1322 मीटर का, जिसका नाम है तवा नदी पुल। साथियों जो तवा नदी है उस पे जो पुल बना हुआ है वो 1322 मीटर लंबा है। और आपको पता है कुछ समय पहले ये सबसे लंबा नदी पुल था, कुछ समय पहले, पर फिर सबसे लंबा नदी पुल सिंधु नदी पर बन गया। तो ये दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है और पहला सबसे लंबा नदी बांध पुल है। तो यदि बांध पुल पूछा जाए, बांध मतलब डैम के साथ जो पुल है, उस मामले में सबसे लंबा, और यदि सिंपल नदी पुल पूछा जाए तो सेकंड नंबर पर। और लंबाई कितनी है? 1322 मीटर। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेम बातें यहां पर इंग्लिश में है, उससे दोबारा रीड करने की आवश्यकता है नहीं। कंटेंट के लेवल पर इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने तैयार कर दिया है ताकि दोनों मीडियम के हमारे साथियों को कंटेंट अवेलेबल हो सके, है ना। अच्छा, ये सब कहां मिलेगा आपको? मैं फिर दोहरा दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। @सुनील श्रोती, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, यहां पर आपको पूरे पीडीएफ इसके प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वनों की। चूंकि भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में तो वन भी आता है, फॉरेस्ट भी आता है। दोस्तों सागौन प्रजाति के वन बोरी घाट होशंगाबाद में मिलते हैं। और आपको पता है मध्य प्रदेश में 4 ऐसे जिले हैं, कितने? 4, जहां पर किसान संघ बनाए गए हैं, किसान यूनियन बनाया गया है। कहां कहां? सीधी, दमोह, नर्मदापुरम और देवास। ये भी आपको पता होना चाहिए कि होशंगाबाद के किन 4 जिलों में आपने किसान संघ की स्थापना की है। ठीक, तो सीधी, दमोह, नर्मदापुरम और देवास, ये 4 जिले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम साल वृक्ष की सघनता की बात करें तो वो भी नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा है। साल वृक्ष की सघनता मतलब साल ट्री जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा नर्मदापुरम में ही है। राज्य को मध्य प्रदेश को वन क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर मिलने वाला सर्वाधिक राजस्व, मतलब पर यूनिट क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू वन क्षेत्र से कहीं से मिलता है तो वो नर्मदापुरम वनवृत्त से मिलता है। और आपको पता है ये 3 सबसे छोटे वनवृत्त में शामिल है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वनवृत्त नर्मदापुरम है, उसके बाद इंदौर और फिर बैतूल है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वनवृत्त है ये नर्मदापुरम, सबसे छोटा, और यहीं से प्रति इकाई क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी प्राप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेम बातें यहां पर इंग्लिश में मेंशन है ना। डेंसिटी ऑफ साल्ट ट्री, डेंसिटी ऑफ साल्ट ट्री। इसके अलावा स्टेट गेट्स दी हाईएस्ट रेवेन्यू पर स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम होशंगाबाद या फ्रॉम नर्मदापुरम। और 3 स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट सर्कल जो हैं उनमें ये शामिल है। नंबर 1 पे नर्मदापुरम ही, मतलब सबसे छोटा वन वृत्त है ये। चलिए अब बात करें यदि हम कृषि उत्पाद या पशुपालन की, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन नर्मदापुरम में होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, कभी पूछा जाए उत्पादक क्षेत्र, जहां पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है वो आपका चंबल क्षेत्र है। कभी पूछा जाए गेहूं का सबसे बड़ा भंडार, स्टोर सबसे बड़ा गेहूं का कहां है, तो वो मालवा में। पर यदि पूछा जाए गेहूं का क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब पर यूनिट क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं कहां उगाया जा रहा है, नर्मदापुरम आएगा। तो क्या होता है कि किसी भी चीज से रिलेटेड जो 2-3 कनेक्टेड डॉट हैं वो आपको यहां पर देखते चलना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, इसे अपन अमरूद जिला भी कहते हैं, किसको? होशंगाबाद को।
और होशंगाबाद में सबसे कम पशु घनत्व भी होता है, मतलब यहां पर लोएस्ट एनिमल डेंसिटी है इस जिले में। दूसरा, इसे आप ग्वाबर डिस्ट्रिक्ट भी कहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात तो रह ही गई, आपको पता है प्रति यूनिट या प्रति हेक्टेयर या प्रति पर यूनिट एरिया गेहूं का उत्पादन तो यहां सबसे ज्यादा हो ही रहा है, पर यहां पर धान का भी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन भी यही हो रहा है। धान मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ पैडी पर हेक्टेयर। अब देखो एक्चुअली क्या है, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको इरेज करते चलो, क्योंकि क्या होता है कि इसमें सेलेक्ट करने जैसा कुछ नहीं है, हमने हर चीज सिलेक्टेड ही डाली है, पूरा पूरा पढ़ना है आपको। तो अब यदि मैं यहां इसको ऐसे मार्क करके आपको पहुंचाऊंगा ग्रुप पे, तो आप यदि इसका पीडीएफ निकलवाएंगे तो आपको दिक्कत होगी पढ़ने में ना, तो मैं इसको क्लीन कर दूंगा पूरा, ये इस तरह से आपको प्राप्त होगा, आप इसका पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर का पता होना चाहिए। होशंगाबाद पर यूनिट एरिया गेहूं और चावल दोनों के मामले में, प्रति हेक्टेयर धान के मामले में भी है पहले नंबर पर। अमरूद जिला इसको कहते हैं, ग्वाबर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और सबसे कम पशु घनत्व यहां है। पशु घनत्व समझ रहे हो, मतलब प्रति इकाई, प्रति पर यूनिट, पर किलोमीटर, सॉरी पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति इकाई वर्ग क्षेत्रफल पर कितने पशु अवेलेबल हैं, तो सबसे कम यहां पर है। अच्छा, कमेंट करके आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा पशु घनत्व कहां पर है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एनिमल कहां पर है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। कुछ होमवर्क देता हूं तो वो भी आपको सर्च करके थोड़ा सा एफर्ट लगाने, आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप किस तरह से ले रहे हैं इन प्रयासों को। ठीक है, चलिए इसके अलावा उद्योग की यदि हम बात करें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैं आपका इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था, कि भाई मध्य प्रदेश का जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल 1967 में यहीं पर शुरू हुआ था। यहां पर जो नोट छापने का कागज है वो बनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा यहां पर प्रतिभूति कारखाना भी है, और तो साथियों यहां पर एक पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन 2015 में श्री अरुण जेटली जी ने किया था। मतलब यहां पर सिक्योरिटी पेपर मिल तो है ही, मतलब जो नोट बनाने का कागज है वो तो बनता है, इसके अलावा यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि पेपर लाइन यूनिट भी है। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फर्स्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पहला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बाबई में है, जो इसी जिले का हिस्सा है। भाई बाबई मध्य प्रदेश में ही आता है, बाबई वही क्षेत्र जहां माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ, बाबई वही जिसे अब माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर जाना जाता है। तो वहां पर पहला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और खाद्य प्रसंस्करण का क्या मतलब होता है वो भी आपको पता है, जहां पर आप किसी एक खाद्य उत्पाद से उसके ऊपर अलग अलग क्रियाओं के जरिए अलग अलग तरह के उससे प्रोडक्ट बनाते हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, खाद्य का प्रसंस्करण कर रहे हो, फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हो, एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट बना रहे हो। चलिए, इसके अलावा राज्य का सबसे बड़ा यांत्रिक क्षेत्र, सबसे बड़ा, वो भी बाबई में है। डेयरी फार्म आपसे पूछे, वो भी बाबई में है। और साथियों यहां के दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र यहां के रेसलपुर में है, जो एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर द्वारा स्थापित किया गया। एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर द्वारा दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र, ठीक है, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के रेसलपुर, ये इटारसी वाले क्षेत्र के आसपास आता है। जब आप होशंगाबाद से इटारसी तरफ जाते हो वहां पर है, तो सीधे वन लाइनर पॉइंट है यहां पर। अच्छा, एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि जो कोको कोला प्लांट है, कोका कोला कंपनी ने अपना प्लांट तो वैसे राजगढ़ के पीनूखेड़ी में खोला, पर उसी कोका कोला ने अपना बॉटलिंग प्लांट बाबई में खोला। बाबई ही मध्य प्रदेश का माखनलाल नगर जिसे बोलते हैं। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पवारखेड़ा में है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। ये सब आपको करना है। इंडस्ट्री के मामले में भी नर्मदापुरम या होशंगाबाद या उससे लगा हुआ क्षेत्र जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला मैंने आपको, सबसे पहले सिक्योरिटी पेपर मिल 1967 यहीं स्थापित हुआ। दूसरा, बैंक लाइन पेपर लाइन यूनिट यहीं पर एस्टेब्लिश हुई। यहां पर डेयरी फार्म भी है बाबई में।
बाबई में ही कोका कोला ने बॉटलिंग प्लांट भी एस्टेब्लिश किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब बात करें, आपको दिख ही रहा है पचमढ़ी। पचमढ़ी जैसे मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहते हैं, यहां का प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे नर्मदापुरम के प्रमुख पर्यटन और मेलों की। पर्यटन में तो आपको एकमात्र जो स्थान देखने को मिलता है वो पचमढ़ी है। पचमढ़ी से संबंधित हमने यहां पर हर जरूरी फैक्ट डाला हुआ है, जैसे ये प्रदेश का पहला हिल स्टेशन है। ठीक है, और कहां पर है तो नर्मदापुरम जिले में तो है, पर इसके पिपरिया क्षेत्र में। दूसरा, यहां पर जो पचमढ़ी शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है 5 कुटिया। पचमढ़ी मतलब 5 कुटिया, मतलब यहां पर 5 क्या है, गुफाएं हैं, छोटी छोटी 5 गुफाएं, इसलिए नाम पड़ा पचमढ़ी, 5 कुटिया। गुफा मतलब केव्स हैं 5 यहां पर। साथियों यहां पर कई सारे प्रमुख स्थल हैं, कई सारे प्लेस हैं, जैसे प्रियदर्शनी, हाड़ी खो, रजत प्रपात, अप्सरा, लॉन्जगिरी, आइरिस सरोवर, डचेस फॉल, चोरागढ़, छोटा महादेव, धूपगढ़। आप सभी जानते हैं धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। बीन बाधक की गुफाएं, महादेव पर्वत, सरदार सरोवर गुफा, आस्तांचल, इतनी सारी चीजें पचमढ़ी में विद्यमान है। अब होता क्या है दोस्तों, आप यदि कभी भी एमपी जीके का कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देखिए, तो जब पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि बताइए ये वाला स्थल कहां पर है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए हाड़ी खो कहां पर है, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए डचेस फॉल कहां पर है, आपसे पूछा जाएगा बताइए वीन वादक की गुफाएं कहां पर है। तो यहां के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, यही पचमढ़ी जो है, यहां पर मधुमक्खी के समान दिखने वाला एक वाटरफॉल है, इसलिए उसे बी फॉल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब उसे जमुना प्रपात भी कहने लगे। साथियों इसकी खोज, इस पचमढ़ी जो है इसकी खोज जे फॉरसॉथ ने की थी। यहां पर साथियों 1964 में श्रीमती इंदिरा गांधी का आगमन हुआ था, तभी से यहां का नाम प्रियदर्शनी पॉइंट पड़ गया उनके नाम पर। ठीक, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी का आगमन हुआ था यहां पर, तो जो यहां की पेनोरमा गिरी है उसका नाम राजेंद्र गिरी कर दिया गया था। ठीक, यदि हम बात करें धूपगढ़ जो कि सबसे ऊंची चोटी है यहां की, उसका पुराना नाम श्री हरवत्स कौर था, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर पुलिस प्रशिक्षणशाला भी है। जो पचमढ़ी जिला है, जो जिला नहीं नर्मदापुरम का जो क्षेत्र पचमढ़ी, 1999 में पता क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का पहला और देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला और देश का 10वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व यदि कोई है तो पचमढ़ी है 1999 में, ये आपको पता होना चाहिए। तो पचमढ़ी से संबंधित जितनी जरूरी बातें थी मैंने सब यहां पर डाल दी है फैक्ट के रूप में, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा यदि आप देखें मेले की, तो रामजी बाबा का मेला, ठीक है, सलकनपुर का मेला, ठीक है, इसके अलावा नाग द्वारी मेला, ये सारे मेले यहां लगते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहां पर आपके लिए डाला हुआ है वो ये है कि मध्य प्रदेश के सबसे कम मेले नर्मदापुरम में आयोजित होते हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहां होते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन उज्जैन में होता है, और मध्य प्रदेश में सबसे कम मेलों का आयोजन नर्मदापुरम में होता है। और यहां के प्रमुख मेले ये सारे, नागद्वारी मेला पचमढ़ी में लगता है, सलकनपुर मेला, रामजी बाबा का मेला, ये यहां के प्रमुख मेले। एक जिला एक उत्पाद, आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित किसी खास उत्पाद या उस जिले की किसी खासियत को उस जिले के नाम के साथ प्रमोट किया जाता है, ताकि जब उस क्षेत्र विशेष में ख्याति आगे बढ़े तो उस क्षेत्र का भी नाम आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से साथियों पर्यटन जो है, पर्यटन, इस पर्यटन को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया। मतलब मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम का पर्यटन एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदापुरम किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, या नर्मदापुरम के किस विषय को एक जिला एक उत्पाद के रूप में ख्याति मिली है, तो पर्यटन को मिली है, यहां के टूरिज्म को मिली है। साथियों यहां की यदि हम बात करें प्रमुख व्यक्तित्व की,
तो अब देखिए व्यक्तित्व को भी मैंने अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया है। आप देखें, यदि आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखें तो जब किसी व्यक्तित्व पर कोई क्वेश्चन आता है, किसी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आते हैं दो तरह के। पहला, ये व्यक्ति जो है ये किस विधा से संबंधित है, किस फील्ड से रिलेटेड है, और दूसरा आता है कि ये किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो यदि आप देखें, मैंने सबसे पहले खेल मतलब स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ लोगों के नाम यहां पर डाले हुए हैं, जैसे हर्षिता तोमर। ये नाम कई बार आपको अलग अलग क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा। हर्षिता तोमर का नाम, हर्षिता तोमर की बात करें तो सेलिंग खिलाड़ी है। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई किस विधा से संबंधित है, तो सेलिंग से संबंधित है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कहां की रहने वाली है, तो नर्मदापुरम की रहने वाली है। विवेक सागर पर प्रश्न आया हुआ है। विवेक सागर नर्मदापुरम के इटारसी के हैं, ठीक है, नर्मदापुरम से ही लगा हुआ जो इटारसी है। और ये हॉकी के खिलाड़ी, और आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में इन्हें कांस्य पदक मिला था। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें कांस्य पदक मिला था। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। बताइए विवेक सागर का संबंध कहां से, क्षेत्र भी पता होना चाहिए, कहां पैदा हुए, किस विधा से संबंधित है वो भी पता होना चाहिए। यहां पर कुछ लेखकों की यदि हम बात करें, राइटर्स की बात करें, तो देखिए ये माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें भारतीय आत्मा कहते हैं, इंडियन सोल। ये देखिए हरिशंकर प्रसाई जी, ये देखिए भवानी प्रसाद जी। ये एक और बिल्कुल नए उभरे हुए एक कलाकार हैं, अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, मानव कौल। ये नर्मदापुरम के ही रहने वाले हैं। इनके आपने कई सारे प्ले देखे होंगे, कई सारी इनकी बुक पढ़ी होंगी, कई सारे इनके चलचित्र देखे होंगे, कई अच्छी इन्होंने लेखनी का काम भी किया। यदि माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो दोस्तों 4 अप्रैल 1889 में ये बाबई में पैदा हुए थे। जैसा मैंने कहा, बाबई को माखनलाल नगर भी कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इन्होंने हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता, युग चरण, अमीर इरादे गरीब इरादे, साहित्य देवता, धूम्र वलय, वेणुलो गुंजे, है ना, पुष्प की अभिलाषा, ऐसे कई सारी लेखनी इन्होंने अपनी तैयार करी है। हिम किरीटिनी के लिए इन्हें देव पुरस्कार मिला, हिम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, इसके अलावा इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं और इनकी किस रचना के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। मैंने क्या बोला, हिम किरीटिनी के लिए इन्हें देव पुरस्कार मिला, हिम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा माता, युग चरण, छिजुरी काजल आज रही, धूम्र वलय, साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, वेणुलो गुंजे, पुष्प की अभिलाषा, ये सारी रचनाएं हैं इनकी। यदि हम बात करें हरि शंकर परसाई जी, ये भी होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम में जन्मे हैं। और हरिशंकर परसाई जी जो हैं, इनकी रचनाएं हैं टॉर्च बेचने वाला, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, पगडंडियों का जमाना, विकलांगता, ठिठुरता गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, एक निठल्ले की डायरी, सुन भाई साधो, एक लड़की 5 दीवाने, तुलसीदास चंदन घिसे, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा भवानी प्रसाद, टिगरिया ग्राम, होशंगाबाद में पैदा हुए। भवानी दादा की कई सारी रचनाएं, गीत फरोश, गांधी पंचशती, दूसरा सप्तक, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, अनाम तुम आते हो, ये सब इनकी रचनाएं हैं। बाकी मानव कौल ये प्रमुख अभिनेता हैं और अच्छे लेखक भी हैं। मानव कौल ये इनका पिक्चर है, ठीक। तो ये सब मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के होशंगाबाद की विभूतियां हैं। यदि हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करें दोस्तों, तो नर्मदापुरम में प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वो नर्मदापुरम के पवारखेड़ा में है। यहीं पर संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान भी है पचमढ़ी में ही। यहीं पर थल सेना शैक्षणिक प्रशिक्षण कॉलेज और केंद्र है पचमढ़ी में ही। मतलब जो थल सेना होती है हमारी, उनको प्रशिक्षण देने का एक कॉलेज, एक केंद्र यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा देश का पहला दिव्यांग पार्क
दिव्यांग समझते हो ना, जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए पार्क। ठीक, देश का पहला मदर मिल्क बैंक भी नर्मदापुरम के जिला अस्पताल में ही मिला। प्रदेश की पहली महिला जेल नर्मदापुरम, प्रदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी। अब प्लीज समझना, यदि कभी आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल, तो वो तो मुंगावली अशोकनगर, पर यदि पूछा जाए प्रदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी, खुली जेल कॉलोनी, कॉलोनी वहां है जहां, कॉलोनी का मतलब होता है कि जो कैदी लोग हैं वो परिवार के साथ वहां पर रहते हैं। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी ये 2010 में नर्मदापुरम में ही बनी। और प्रदेश में सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट, सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट नर्मदापुरम, झाबुआ, बैतूल के गांव में लगाए गए हैं। तो उसमें नर्मदापुरम आप याद रखना, जहां सोलर एनर्जी पैदा होगी। साथियों, मध्य प्रदेश में प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से प्रकाशित पत्रिका वसुधा के संस्थापक हरिशंकर परसाई थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वसुधा पत्रिका के संपादक तो हरिशंकर परसाई जी, उनकी रचनाएं पीछे मैंने आपको बहुत सारी बताई। दोस्तों, आपको पता है एक आत्मा परियोजना, आत्मा प्रोजेक्ट चलाया गया। पता आत्मा सीधे प्रश्न आएगा कि आत्मा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए फार्म स्कूल से। फार्म स्कूल मतलब जो खेतीबाड़ी के संबंध में बच्चों को शिक्षा देगा, फार्म स्कूल। और आपको पता है इसकी शुरुआत नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा से हुई। और आखिरी पॉइंट यहां पर स्विमिंग अकादमी। साथियों, स्विमिंग अकादमी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मतलब होशंगाबाद में 2008 में स्थापित की गई। तो इस तरह हमारे होशंगाबाद, नर्मदापुरम के बारे में मैंने आपको बातें क्लासिफाई करके बताने की कोशिश करी। ऐतिहासिक, भौगोलिक, औद्योगिक, कृषिगत, इसके अलावा पर्यटन, इसके अलावा मेले, प्रमुख व्यक्तित्व, एक जिला एक उत्पाद, ऐसे करके क्लासिफाई करके आप तक कंटेंट मैंने अच्छा खासा तैयार करने की कोशिश की थी। बाकी आपको इस सेशन कैसे लग रहे हैं, प्रयास कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर आपको देना है। ये पूरे लेक्चर का पीडीएफ जो है ये आपको मेरी टेलीग्राम पे मिलेगा @सुनील श्रोती। तो ये भी आपको पता रहे। ठीक है दोस्तों, तो जिला दर्शन में अगले जिले के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।